रहा है इन तरानों की गूंज में। गुज़िश्ता साल मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए, धरना दिया, चंद रोज तक इस्लामाबाद में क़याम किया, सियासत में हलचल पैदा की और एक दिन खामोशी से वापस चल दिए। मौलाना ने नवंबर 2019 में धरना खत्म किया। हैरत अंगेज तौर पर नवंबर में ही नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर जमानत लेकर बरतानिया चले गए। दिसंबर में आसिफ जरदारी, आगा सिराज दुरानी, फरियाल तालपुर और खुर्शीद शाह की मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। कहने वालों ने कहा कि मौलाना की इत्तेहादी जमातों ने अपने रिलीफ के लिए मौलाना को इस्तेमाल किया है। अब एक बार फिर यही सूरत हाल है। एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान मैदान में है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज वो करने से कतरा रही है जो मौलाना उनसे कह रहे हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक बार फिर कोई धोखा होने जा रहा है? क्या इस बार भी मौलाना फजलुर रहमान खाली हाथ ही रह जाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे देने से इनकार कर दिया, ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा ले रही है और अब मुस्लिम लीग नवाज भी इस्तीफे देने की ठोस मौक़िफ़ में कुछ रद्द-बदल करती दिखाई देती है। पहले लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने उनकी पार्टी में गालिब राय यही है, मतलब खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि उनकी पार्टी में गालिब राय यही है, सेनेट इलेक्शन लड़ा जाए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। हालांकि जब अपोजिशन ने एक मुश्तरका इत्तेहाद तश्कील दिया और उसका एलामिया जारी किया, असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान तो उसी इजलास में कर दिया। आज ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफी होंगे, तो अब तो कौमी असम्बली का स्पीकर भी मुझे जारी लगता है। अब जब पूरा पार्लियामेंट भी जाली हो जाए, उसका हुक्मरान भी जाली हो जाए, फिर किस लिए बैठे हुए हम वहाँ पर? गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मरियम नवाज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में उनके घर गई। इस मुलाकात में वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक पीडीएम सरबराह ने मोहम्मद अली दुर्रानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात पर नाराजगी का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने यह शिकवा भी किया कि हम इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मदाखलत के खिलाफ लड़ रहे हैं और शहबाज शरीफ उनके नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से जो गुफ्तगू की, इसमें यही कहा कि अभी तक मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफों पर कोई फैसला नहीं किया। मैडम, आपके अपनी पार्टी की राय क्या है? ज़मीनी इलेक्शन में जाना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला इसका ऐलान जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। हमारी अभी कोई हतमी राय नहीं है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज तो कह रही हैं कि अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन जराए बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज ज़िमनी इलेक्शन के हक में है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा फिर जिसने जो करना है वो करे। फिर ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन पर सारी जमातों को आज़ाद करना होगा। अपोजिशन इत्तेहाद की दोनों बड़ी जमातें एक तरफा फैसले करती जा रही हैं और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तन्हाई का शिकार नजर आ रहे हैं और मौलाना के साथ ये कोई पहली बार नहीं हुआ। गुज़िश्ता साल नवंबर में मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ धरना दिया तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा साथ न दिया। मौलाना फजलुर रहमान इस बात का गिला करते हैं कि उनके धरने के बाद हुकूमत का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज भी मैदान में निकलती तो आज नक्शा होता। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिस तरह की वो बड़ी जमातें हैं अपने उस हुजूम के साथ हमारा साथ देती तो यकीनन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अगर वो इस तरह इसी जज्बे से बाहर निकलते जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम निकली है, तो आज में नक्शा ही बदला हुआ होता। तो यकीनन उन्होंने शराकत तो की, लेकिन जिस पैमाने पर उनको शराकत करने की उनके अंदर ताकत थी वो इस्तेमाल नहीं हुई। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से सवाल किया गया था कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने आपको धोखा दिया है, तो मौलाना ने इस बात से इनकार नहीं था। ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन ने आपके साथ दगा किया। नाजायज हुक्मरानों का सफीना डबोने के लिए निकले थे, लेकिन इन्होंने अपना सफीना डबो दिया है। मुझे अफसोस इस बात पर है। गुज़िश्ता साल नवंबर में मौलाना फजलुर रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो इसमें भी ना शहबाज शरीफ शरीक हुए थे, ना ही बिलावल भुट्टो ने शिरकत की थी। मौलाना फजलुर रहमान ये तक समझने से कासिर रहे थे कि इन दोनों रहनुमाओं की पोजीशन क्या है। 15 मिलियन मार्च किए हैं और उसके तसलसल में हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। अगर कोई जमात हमारे साथ इसलिए शरीक नहीं होती कि हम मजहब की बात करते हैं, क्या आपकी वो कमिटमेंट बरकरार है या नहीं है? अपनी वजाहत करो कि क्या आप किस पोजीशन में हैं।
यूं लग रहा है कि तारीख आपको दोहरा रही है। एक बार फिर मौलाना के साथ वही हो रहा है जो 2019 के धरने में हुआ था। उस वक्त मौलाना को कुछ शरीफ लोगों ने मार्च 2020 में इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराई थी और मौलाना ने उनके कहने पर धरना लपेट भी दिया था। सवाल यह है कि मौलाना ने तो अपना धरना कुछ शरीफ लोगों के कहने पर लपेट दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी किन के कहने पर इस्तीफों का प्रोग्राम लपेट रही है? जब पीपल्स पार्टी और नून लीग से कहा जाता है कि आप पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते, तो जवाब दिया जाता है पार्लियामेंट में हम अक्सरियत के बावजूद ना चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करा सके, ना हुकूमत को उसकी मर्जी की कानून साजी से रोक सके, तो हम पार्लियामेंट में किरदार अदा कैसे करें? अब वही जमातें सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने को बेचैन क्यों हुई हैं? पूछेंगे नून लीग तलाल चौधरी साहब से और तहरीक इंसाफ के उस्मान डार साहब से। हमारे साथ मौजूद है दोनों रहनुमाओं। अच्छा, मैं सवाल करने से पहले डार साहब एक और मुलाकात, और तलाल चौधरी साहब आपसे भी एक मुलाकात, अभी खबर ये आ रही है, निजी टीवी ये खबर चला रहा है कि इस वक्त मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। दुरानी साहब ने शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। इस मुलाकात पर मौलाना ने एतराज भी किया था, तो अब वो खुद मुलाकात क्यों कर रहे हैं? मैं चाहूंगा जैसे इसकी डिटेल आए आप तक मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन उस्मान डार साहब, ये ऐसा लग रहा है कि जो हाथ पहले मौलाना के साथ हुआ था और उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी का किरदार था बकौल मौलाना, अब अगर दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग वो मौलाना से हाथ खींच लेते हैं अपना, तो वो कहीं उसका खमियाजा आपको ना, नहीं हुकूमत को ना भुगतना पड़ जाए। देखें अली, पहले तो पीडीएम की हालत जो है वो काबिल रहम है और आपको शक है, मुझे यकीन है मौलाना साहब के साथ एक बार फिर ये हाथ करेंगे और बल्कि हाथ हो चुका है। अब देखिए जिस तरह का एक तारीखी यूटर्न लिया है इन्होंने पीपल्स पार्टी ने, और फिर पीएमएलएन भी अब बात कर रही है ज़िमनी इलेक्शन की, सेनेट इलेक्शन की, और ये सारा कुछ जो चल रहा है। अगर आपको मेरे प्रोग्राम्स देखें आप माजी के, अब पिछले चंद हफ्तों के, मैं हर प्रोग्राम में एक बात कैटेगोरिकली कह रहा था कि ये सारी नौसरबाजी कर रहे हैं इस्तीफों को लेके, और इनको पता है हुकूमत ने इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेने हैं, इसलिए ये घबराहट का शिकार है और इस्तीफों से ये राय फरार अख्तियार कर रहे हैं। और हम इन इस्तीफों से भागने नहीं देंगे, बिलखसूस मरियम सफदर साहिबा को नहीं भागने देंगे जो 158 इस्तीफे। लास्ट टाइम आपको याद नहीं आपके साथ हो गई थी, अब की बार दोबारा हो गई। फिर किस हवाले से सर? आप मौलाना का धरना कामयाब नहीं रहा, मौलाना वापस चले गए और उसके बाद देखिए मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थी ना। ये फैसल वाडा साहब चीखते रह गए जनाब ये आप जो बाहर मियां साहब जा रहे हैं, गेम हो गई हमारे साथ, गेम हो गई सर। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि वो मियां साहब ने जो भी नौसरबाजी की वो मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि मियां साहब ने कैसे की। रिपोर्टें तो आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी कि मियां साहब बड़े बीमार हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा। नौसरबाजी कहीं और से हुई है सर। देखिए मियां साहब ने नहीं की सर, ये किसी और ने की आपके सामने रखी गई। जो उस वक्त मियां साहब की हेल्थ कंडीशन थी, छोड़े रिपोर्ट्स को भी, अगर आप पाकिस्तानी कौम को मियां साहब की उस वक्त की फुटेज दिखा दें, यार मैं कह रहा हूं अली, आप उस वक्त की मियां साहब का फुटेज तो दिखाएं ना, बॉडी लैंग्वेज दिखाएं, मियां साहब का चेहरा दिखाएं, किसी भी पाकिस्तानी को उनके ऊपर रहम आ जाता, रोना शुरू कर देती हमारी खवातीन। अगर वो चेहरा अगर आप दिखा सके, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर पाकिस्तानी वो क्लिप देख सके। सर देखें चेहरे नहीं पढ़े जाते ऐसे मौकों पे, नहीं सर देखें ये गलत है, चेहरे नहीं पढ़े जाते, रिपोर्ट्स पढ़ी जाती है। साहब मैं ख्याल शायद शायद कोई मजबूरी होगी, वो खुल के नाम नहीं ले सकते, वो आप शायद रहने देते हैं। अली बात सुने बाल टू बाल कमेंट्री करते थे पीएमएलएन वाले, प्लेटलेट्स इतने हजार हो गए, प्लेटलेट्स नीचे चले गए, प्लेटलेट्स ऊपर चले गए, मियां साहब की जिंदगी को कुछ हो गया, एफआईआर इमरान खान पे काटेंगे, हुकूमत पे करेंगे। मुझे खुशी है आज कम अज कम अली, पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि लीडर ऐसा होता है। और बाबा अगर आप लोग अपने दफा में एक जेली कतरी खत ले आए, जेली ट्रस्ट ले आए, जेली कैलिबरी फॉन्ट ले आए, एक देले की एक सेकंड अली, एक देले की रसीद नहीं दी, आपको अदालतें जो है सजा याफ्ता डिक्लेयर कर देती हैं, कन्विक्टेड हो जाते हैं आप, और फिर आप इश्तिहारी हो जाते हैं और कहते हैं हम लीडर हैं। बनना ये नेल्सन मंडेला चाहते हैं,
नेल्सन मंडेला ने तो 27 साल जेल काटी होगी, ये तो 27 बार नहीं काट सके जेल। साहब के पास चले, चौधरी साहब ने बड़े ही तामुल से आपकी पूरी बात सुनी है, आपने भी उनकी पूरी बात सुनी है तामुल से। चौधरी साहब, ऐसा क्यों तासुर मिल रहा है कि मौलाना के साथ हैंड होने जा रहा है, हाथ होने जा रहा है, और वो उसके पीछे आप भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है? ये तो एक बात। दूसरा सवाल भी साथ ही ले लें, फिर आप मुकम्मल कर लीजिएगा। हुकूमत के साथ भी हाथ होने जा रहा है, जैसे पहले एक दफा आपकी तरफ से हो चुका हुआ है, क्या ऐसा कुछ करने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बिल्कुल यकीन रखें कि हाथ जो है वो इस दफ़ा जो भी होना है हुकूमत से ही होना है, और हुकूमत, जब हुकूमत में इंसान होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं चलता। जैसे आपने अभी ये सवाल किया, ये डार साहब को लगेगा कि शायद ये कोई सवाल नहीं है या इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन डार साहब को ये वक्त थोड़ा गुजर लेने दें, चंद हफ्ते बाद ये आपके सवाल की अहमियत का अंदाज़ा होगा कि ये हाथ होना नहीं है, हाथ आधा से ज़्यादा हो चुका है इनके साथ। और बाकी क्योंकि देखिए ना, इतनी बैड परफॉर्मेंस वाली गवर्नमेंट को बरकरार कोई रख नहीं सकता। कब तक कोई अपना कंधे इस्तेमाल करेगा, कब तक कोई, देखिए ना, इल्ज़ाम तो लगता है लाने वालों पे। खान साहब का क्या गया है? कुछ भी नहीं, वो तो वजीर आजम बन गए, चले जितने दिन के लिए भी। अब बुजदार का क्या गया है? कुछ भी नहीं, वो तो कभी मेंबर सूबाई असेंबली नहीं बना था, वो पंजाब का वजीर आला बन गया। सो इनका कुछ नहीं गया तो उनका है जो लेकर आए थे बड़े मान तनान से, और बड़े इनके बारे में पूरी कंपेन चला के कि ये बड़े सादक और अमीन है, बड़े ये ऐसे लोग हैं कि जो आके पाकिस्तान की काया बदल देंगे। लेकिन वो फिर हुआ क्या? चीनी आटा उसका रेट देख लें, सिर्फ हुआ क्या पाकिस्तान के लोगों की, गरीब आदमी की हालत देख ले, हुआ क्या पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ जो हुआ वो देख ले। सो पाकिस्तान की इज्जत से लेके, कश्मीर से लेके गरीब की रोटी तक नहीं, तो उसमें आपके साथ क्या डील है सर? देखिए, हम इस दफा पहली एक ऐसी ऑपोजिशन है जो तब्दीली लेकर आने वाली है, मगर उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट की कोई डील नहीं है। जितनी तहरीकें माजी में चलती रही अपोजिशन की, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का किसी ना किसी जगह रोल रहा। वो असेंबलियां 58(2)B से टूटती रही, वो धरने आते रहे, वो लॉन्ग मार्च होते रहे, मगर इस दफा ऑपोजिशन ने एस्टेब्लिशमेंट को कोई लिफ्ट नहीं करवाई, और हम उनका रोल खत्म करना चाहते हैं। तो साहब, मियां साहब का बाहर जाना क्या था? देखिए, मियां साहब का बाहर जाना बड़ा सिंपल सा था। रिपोर्ट जो है वो झूठ नहीं बोलती, और रिपोर्ट्स कोई एक नहीं हुई। इन्होंने अपने वजीरे सेहत जो इनके हैं और इनके सीईओ हैं, इनके हॉस्पिटल के, जो इमरान खान, शौकत खानम के, उनको डाला बोर्ड में। इन्होंने डॉक्टर्स के जाती तौर पर इंटरव्यू किए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डॉक्टर्स को बकायदा उठाकर इंटरव्यू किया, 2-2, 4-4 घंटे उनके अकाउंट चेक किए गए, और उसके बाद कोई एक रिपोर्ट नहीं, बेशुमार जगह से जब वो देखा गया कि वाकई उनकी हालत ठीक नहीं है। वो तो कहते हैं हमें मिसगाइड किया गया, आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें शामिल थी। देखिए, तमाम हर तरह से तसल्ली की गई, रिपोर्ट्स, लेबोरेटरीज, डॉक्टर्स, पैनल, बोर्ड, उसके बाद एजेंसीज, हर तरह तसल्ली करने के बाद जब इनके हाथ पांव फूल गए कि मियां नवाज शरीफ की जान को खतरा अगर है, तो वो इल्जाम नहीं बल्कि डायरेक्टली ये प्रूव होता है कि वो नैब और नैब की कस्टडी में सब कुछ हुआ है, और करवाने वाले कौन है, तो फिर इन्हें भेजना पड़ा। अब बात ये इसके तो बाद ये क्यों कह रहे हैं चौधरी साहब कि डॉक्टरों को उठवा लिया गया बाद में तहकीकात के लिए? ये क्या ये खबर है आपके पास? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है आपके पास? ये मेरा ख्याल है आपके मीडिया पे मेरे से पहले की खबर है। ये बिल्कुल भेजने से उनको एजेंसीज ने उनको उठाकर इंटरव्यू किया, और उनके पूरी मालूमात ली गई, उनके बैंक अकाउंट चेक किए गए, यानी थॉरोली हर चीज इन्होंने की। और उसके बाद जब इन्हें ये पता चल गया कि ये वाकई ये हालात हैं, तो फिर इनके हाथ पांव फूले, तो इन्होंने फिर जाने दिया। और उसमें भी रोड़े अटकाए गए कि ये गारंटी करो, वो करो, फला करो। बात पता क्या जी, ये मियां नवाज शरीफ की अभी सेहत और उनके बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो करवाए गए हैं वहां पर, उनकी ये हालत क्यों हुई थी उसके बारे में बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में सामने ये बता दें आप
करने क्या जा रहे हैं आप, हुकूमत के साथ करने क्या जा रहे हैं सर, प्लान क्या है आपका? देखिए जी, बड़ा क्लियर बात है, हुकूमत लाने वालों को सोचना पड़ेगा, अपना रोल वो अपने दायरे तक वापस लेकर जाएं। इनके साथ जो इल्लीगल उनकी स्टैंडिंग है और वो हर दूसरे दिन जो वो रोल प्ले करते हैं, कभी किसी को गिरफ्तार करके, कभी किसी को तोड़ के, कभी किसी जमात को मनाकर, कभी किसी को हुकूमत बनाकर, कभी कोई, वो रोल अपना खत्म करें। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के जिम्मेदार वो इमरान खान नहीं है, इसको लाने वाले हैं। ये क्लैरिटी है इसमें होनी चाहिए। सो आपको अब सोचना है कि ये कुछ करना है। नो 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 सर जी, मिन्नत करनी होती तो गुजरावाले के जलसे में ललकार देते। मिन्नत करनी होती तो वो मिन्नत पता किस तरह की जाती है। डार साहब के 2 साथी वफाकी वजीर हैं जो रात के अंधेरे में आके हमारी मिन्नत करते हैं, दिन में वो तड़ियां लगाते हैं। डार साहब बेचारे दिन में मेरे गिरेबान पकड़ते रहते हैं, इनको पता ही नहीं कि इनके साथी वजीर जो है वो मेरे जो साथी सीनियर्स हैं उनके पांव पड़े हुए हैं। तो वो पांव पड़ना वो होता है जो कि रात के अंधेरे में बगैर बताए। मैं डार साहब हम बड़े क्लियर है सर। देखिए कंफ्यूजन है सर, नहीं सर क्लियर नहीं है तो मसला है सर। पहले एक्सटेंशन पे वोट दे देते हैं, बाद में डीपी को ब्लैक कर देते हैं ट्विटर के ऊपर, ये कंफ्यूजन है ना सर। अच्छा डार साहब, सर ये बताएं, वो तो पूरी के पूरी हर तरह से आपके ऊपर अटैक करने को तैयार है, हर तरह से, लेकिन अस्तीफा नहीं देंगे वो सर। देखिए अली, मैंने आपको पहले कहा है कि काश तलाल चौधरी अपनी पीडीएम की जो इस टाइम हालत है उस पर बात करते कि क्यों पीपल्स पार्टी ने इतना तरीही यू टर्न लिया है। कल इनके चेहरे देखने वाले थे, ऐसे चेहरे हुए थे खौफजदा बुखलाहट में कि हम जो सोच रहे हैं वो सब कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि पहले दिन से गहराई डिमांड है इस्तीफों की। अगर आपने कोई तब्दीली लानी है पार्लियामेंट से ला सकते हैं। और ये बार बार मैं देखता हूँ जी, हमारे 2 वुज़रा की बात करते हैं, ये भी नौसरबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तलाल चौधरी साहब आपका भी वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद यही सवालात एक सहाफ़ी और तज़किया-निगार के साथ में रखते हैं। वो किस नज़र से देखते हैं, क्या वाकई मौलाना के साथ वो कुछ होने जा रहा है 2019 में हुआ? इरशाद भट्टी साहब से पूछेंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़किया-निगार जनाब इरशाद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मौलाना के साथ तो दोनों जमातों ने लगता है कुछ ना कुछ कर दिया, मतलब हाथ कर दिया, लेकिन हम देखते ये आए हैं कि जब जब मौलाना के साथ इन जमातों ने कुछ किया ऐसा तो पसे पर्दा इन्होंने अपने मामलात भी सुलझाए और उसके रिजल्ट में ये हुआ कि वो हाथ हुकूमत के साथ हो गया। जैसे मियाँ साहब का उन्हीं दिनों में बाहर जाना जिन दिनों में मौलाना ने अपना धरना खत्म किया था किसी शरीफ बंदे के कहने पे। तो अब की बार भी आपको लगता है तारीख अपने आप को दोहरा रही है? सबसे पहले आपको एडवांस में नया साल मुबारक, तमाम कौम को नया साल मुबारक। आपको भी मुबारक। ये बड़ा मुश्किल साल था, बहुत मुश्किल साल था। कोरोना आया, कभी हमारी ज़िंदगियों में ऐसी आफत नहीं आई। जिनके प्यारे बिछड़ गए, जिन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की, उनको नया साल मुबारक। जिन्होंने इस महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में जवां मर्दी से वक्त गुजारा, उनको मुबारक। और जिन्होंने तब्दीली सरकार से मुझ समेत उम्मीदें लगाई थी और उनकी उम्मीदों पे अप एंड लेफ्ट, अप एंड राइट यानी कम ज़्यादा हुआ, उनको भी मुबारक। और उनको कहना यह है कि मायूसी गुनाह है। हम तब्दीली के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और तब्दीली के साथ खड़े होंगे, स्टेटस को के खिलाफ खड़े होंगे। कोई बात नहीं, कभी हार हो जाती, कभी जीत हो जाती है। अभी भी 2.5 साल बाकी हैं, अल्लाह फजल करेगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद और मेरी कौम जिंदाबाद। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब से तो मुझे हमदर्दी होने लग गई है। मैं मेरे प्यारे मौलाना साहब से हमदर्दी इसलिए होने लग गई है कि मौलाना साहब 2.5 साल से कोई एक कामयाबी भी उनको नहीं मिली और कामयाबी करीब से छू के गुजर जाती है मौलाना साहब को। और ये बड़े जालिम लोग हैं, ये बड़े ताजर हैं, ये तिजारत कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ। कि आप देखें कि मौलाना साहब ने 14 अगस्त भी कहा मैं नहीं मनाऊंगा, इन्होंने बाकी सारों ने मना लिया। मौलाना साहब ने कहा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पे जो मौलाना साहब उम्मीदवार लाना चाहते थे वो भी ये नहीं लाए। मौलाना साहब ने जो पहला इलेक्शन कमीशन के सामने जल
जलसा किया, उसमें ना शहबाज शरीफ की फ़्लाइट पहुंची, ना बिलावल पहुंचे, ना जरदारी साहब पहुंचे। मौलाना साहब सदर का मुतफ़िका उम्मीदवार बनना चाहते थे, वो भी ना बने। मौलाना साहब ने कहा कि तरीक़े अदम एतमाद लाएँ सेनेट में, वो भी उन्होंने चीट किया। मौलाना साहब ने 5 APCs करवाई, उनमें भी कोई तंद नहीं पकड़वाई। मौलाना साहब ने रहबर कमेटी बनाई, उसमें भी मोबाइल फ़ोन बाहर रखवा कर इजलास करवाए, फिर भी ये इन्होंने चीट किया। मौलाना साहब ने 12 बैठकें फरमाई, उनमें भी नहीं किया। मौलाना साहब को बिलावल ने लॉन्ग मार्च पे सी ऑफ ना किया सिंध से। मौलाना साहब को रिसीव ना किया लाहौर में हाउस ऑफ शरीफ ने। मौलाना साहब को धरने में सारे स्टेज इस्तेमाल करके फ़ोटो खिंचवा के निकल गए, खींच मेरा फ़ोटो वो जो था वो करके निकल गए। मौलाना साहब को जब ये इस्तीफ़ों पे आके मौलाना साहब को चीट किया। मौलाना साहब को अभी धरने पे कोई हाथ में नहीं पकड़ा रहा। मौलाना साहब असम्बलियों में नहीं बैठना चाहते थे, इन्होंने वो भी ना सुनी। तो मेरे और फिर दूसरी मुझे इसलिए भी मौलाना साहब से हमदर्दी होने लग गई है कि मौलाना साहब अंदर से अब इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि सारी दुनिया को सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स कहते हैं, टके टके की बातें सुनाते हैं। शेरानी साहब ने कह दिया कि मौलाना साहब आप तो खुद बड़े सिलेक्टेड हैं, तो उस पे उनको निकाल दिया। हाफिज हुसैन अहमद को कहा कि नवाज शरीफ आस्तीन के सांप है, उनको निकाल दिया। शुजाल मुल्क नसीब गुल को निकाल दिया, और मौलाना साहब को ये एक और धड़ा बन गया उसमें। और मौलाना साहब से इसलिए भी मुझे हमदर्दी है होने लग गई है कि नैब ने मौलाना साहब के खिलाफ लेफ्ट राइट के लोग पकड़ने शुरू कर दिए। मौलाना साहब से इसलिए भी मुझे हमदर्दी होने लगी है कि अब मौलाना साहब की बड़कों में वो फरावानी, वो रवानी, वो चाशनी नहीं रही, अब खोखली लग रही हैं। मौलाना साहब से इसलिए भी मुझे हमदर्दी होने लग गई है कि मौलाना साहब 2.5 साल से इक़्तिदार से बाहर हैं। ना प्रोटोकॉल, ना बंगले, ना गाड़ियाँ, ना मज़े, ना वो कश्मीर कमेटियाँ, ना मौलाना साहब का असम्बली में इजलास, ना मौलाना साहब की वो तकरीरें। मौलाना साहब से इसलिए भी हमदर्दी होने लग गई है कि कहाँ वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से डील करते थे, कहाँ मरियम और बिलावल की उन्हें सुननी पड़ जाती हैं। और मौलाना साहब से इसलिए भी मुझे हमदर्दी होने लग गई है कि पहले दोनों ने मिलकर चीट किया, और अब एक ने चीट किया, दूसरा जो है वो मौलाना साहब के आंसू पूछ रहा है। और मौलाना साहब से इसलिए भी मुझे हमदर्दी होने लग गई है कि मौलाना साहब अब आगे का लाए अमल जो है वो मौलाना साहब का कोई समझ नहीं आता कि वो करें क्या, इफ़ एंड बट्स के चौक पे खड़े हैं। और मौलाना साहब से इसलिए भी मुझे हमदर्दी होने लग गई है कि मौलाना साहब इस मुल्क को, कौम और जमहूरियत के लिए सबसे आगे हैं, मगर जब भी वो सलाम फेरते हैं पीछे कोई नहीं होता। और मौलाना साहब से मुझे इसलिए भी हमदर्दी होने लग गई है कि मौलाना साहब को आगे भी जाके इन्होंने चीट करना है। मौलाना साहब आई लव यू। मौलाना साहब आपकी मुस्तकिल मिजाजी को सलाम। मौलाना साहब आप डटे हुए हैं, डटे रहिएगा। मौलाना साहब ये बड़े जालिम लोग हैं, इन पे आपने ट्रस्ट नहीं करना प्लीज़। अब अंदर बाहर से ट्रस्ट नहीं करना। आप थक गए होंगे, थोड़ा से रेस्ट कर लें और धमकियां ताज़ा कर लें, और ये इनके करीब भी नहीं आना। और मौलाना साहब ये नवाज शरीफ साहब तो वो हैं जो कहते हैं कि मैंने 36 रन बनाए थे, जिसमें 5 छक्के थे, और पता नहीं चौकों की कितनी बारिश थी। और मरियम नवाज साहबा वो जायदादों वाली हैं, बिलावल भुट्टो साहब अरबपति हैं। मौलाना साहब आप इस कारकुन हैं, स्ट्रीट पावर के हैं, तो मौलाना साहब प्लीज़ अब ज़रा देख दिखा के आगे बढ़िएगा। बट साहब क्या हुकूमत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था ना कि इन ताकतों ने, मतलब जिन्होंने मौलाना का साथ देने का वादा किया बाद में नहीं दिया और अपना काम निकलवा लिया। अब की बार नून लीग के पीपल्स पार्टी मौलाना का साथ छोड़ के बीच राह में अपना कोई काम निकलवा ले और हुकूमत देखती रह जाए। नहीं, इस मर्तबा बात यह है कि ये सारा कुछ जो है ना, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आप इसको मेरी नज़र से इस एंगल से देखें कि वोट को इज़्ज़त दो, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। सिविलियन बालादस्ती, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। इनकलाब, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। मज़ाहमत,
आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। जमहूरियत वापस लानी है, मतलब आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। तो इस मर्तबा जरदारी साहब गुड कॉप बनकर ऐन वक्त में वो आगे बढ़े और बिलावल साहब को उन्होंने एक स्टेप पीछे किया, और कैलकुलेटर जरदारी साहब के हाथ में है, सब राब्तों में है और केसेस हैं और वही सारा कुछ है। मौलाना साहब का, मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब का स्टेक पे कोई नहीं है। और एक तासुर सा ऐसा आ रहा है कि जो भी नेशनल डायलॉग की बात करता है, मफामत की बात करता है, वो उसके केसेस जल्दी सुने जा रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब देख लें, लेकिन दूसरी तरफ केसेस भी हैं। ज़ाहिर है टीटी राज कपूर, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब के वो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपनी दुबई के मजदूर नंबर 303 और वो जो मुलाजमतें इधर वजीर। तो अब आखिरी बात यह है कि सबसे ज्यादा क्या करेंगे, सबसे ज्यादा केसेस पे है और केसेस पे ही सारा कुछ हो रहा है। अब देखें आगे क्या होता है। चलें, बिल्कुल ठीक। जनाब इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त और आपकी राय का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। अपना घर अपनी छत का ख्वाब देखने वालों के लिए हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। कम आमदन वाले बेघर अफराद को मकान के लिए हुकूमत खुसूसी सब्सिडी देगी। बैंक कम शरह सूद पर कर्ज देंगे। यही नहीं बल्कि तामीराती शोबे के लिए भी खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया। आज इस्लामाबाद में तामीरात की सनत और कम आमदन वाले अफराद के हवाले से अहम ऐलानात किए गए हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत छोटे घरों पर 30 अरब की सब्सिडी देगी, जिसके तहत हुकूमत फी घर 3 लाख रुपए की ग्रांट फराहम करेगी। इस हवाले से बैंकों को भी पाबंद बनाया गया है कि वो अगले 5 साल तक 5 मरले के मकान पर 5% और 10 मरले के मकान पर 7% से ज्यादा शरह सूद वसूल नहीं कर सकते। घरों की फाइनेंसिंग के अलावा वज़ीर आज़म ने तामीरात की इंडस्ट्री के लिए भी अहम ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि तामीरात की सनत को नए साल की खुशखबरी देना चाहता हूं कि फिक्स टैक्स की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी गई है। बिल्डर्स से 30 जून 2021 तक सरमायाकारी करने पर पैसों के जराए नहीं पूछे जाएंगे, जबकि घर खरीदने वाले अफराद से मार्च 2030 तक आमदन के जराए के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि पंजाब में 1500 अरब की माशी सरगर्मी में 2.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। वज़ीर आज़म का ये इकदाम हकीकत में कितना काबिल अमल है। नाज़रीन, घर बनाने के लिए बैंक से कर्जा कैसे मिलेगा, कितना कर्ज मिलेगा और इसकी अदायगी कैसे होगी, इन सवालों का जवाब स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस ग्रुप समर हुसैन से। समर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सारा सर आपका जो प्रोग्राम है, जो प्लान है कि एक आम आदमी अगर घर बनाना चाहता है तो वो आगाज कहां से करे, उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कितनी मुद्दत होगी इनकी किस्तों की और किस्तें कितनी होंगी? अगर कोई शख्स ये लोन लेना चाहता है तो वो अपने नजदीक तरीन किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर वो जाकर उनके पास जाए और वहां जाकर वो कहे कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हाउसिंग स्कीम के तहत एक लोन लेना चाह रहा हूं, आप मुझे बताएं कि इसका लोन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, इसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान की तमाम बैंकों की तमाम ब्रांचेस, जिनकी तादाद तकरीबन 14,000 के करीब है, वो जब वो उनके पास जाएगा, किसी भी ब्रांच के पास जाएगा, तो इन ब्रांचेस में से आधी ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि बाकायदा उसकी लोन एप्लीकेशन को लेकर और प्रोसेस करना शुरू कर देंगे, जिनको हम डेजिग्नेटेड ब्रांचेस कहते हैं, और बाकी ब्रांचेस ऐसी हैं, आधी ब्रांचेस ऐसी हैं, 50% ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि डेजिग्नेटेड नहीं भी है लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन सब मौजूद होगी। अब आ जाए लोन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, हमारे पास जो एक मेन इशू आ रहा था वो नॉर्मली ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप लोन लेना चाह रहे होते हैं तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई पेजेस के ऊपर भरा होता है, जिसको भरना भी बहुत मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए। और हम तो खासतौर पर देखें, जो टारगेट कर रहे हैं, जिस आदमी की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा भी होगा जिसमें सैलरी तबका भी है, नॉन सैलरी तबका भी है, ऐसा जिसका अपना कोई कारोबार भी है, या इवन जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है वो भी इसको अवेल कर सके। तो उसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म इंतहाई सादा बना दिया गया है और ये तमाम बैंकों पर लागू है। यानी अब कोई भी आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही होगी कि आपका नाम, आपका CNIC नंबर, आपका एड्रेस क्या है। फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन, अगर आप सैलरी तबके से ताल्लुक रखते हैं यानी तनख्वाहदार हैं तो आपको तनख्वाह के अपने हवाले से उसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ी होगी, और अगर आप सैलरीड नहीं है,
अपना काम कर रहे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही होती है। ये प्राइवेट बैंक्स में ये भी होता है कि अगर आप घर के लिए लोन लेने जा रहे होते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट, एक मखसूस अमाउंट होती है जो आपको फाइनेंस की जाती है, मतलब कि जी हम आपको आपके घर की अमाउंट का 70% दे देंगे, बाकी 30% आपने खुद डालना है। ये जो अभी आप सहूलत दे रहे हैं, क्या ये 100% लोन होगा या इसमें भी कुछ हिस्सा डालना पड़ेगा जो शख्स लोन लेने जा रहा है? 3 तरह के घरों के लिए ये कर्जे दिए जा रहे हैं। एक जो है वो 5 मरले तक के लिए, और जो कि नेफ्डा के अपने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर अपनी जमीन पर बना के दे रही है। दूसरा किस्म के घर वो होंगे जो कि कोई भी आदमी कहीं भी जमीन लेकर या उसके पास पहले से जमीन मौजूद है, उस पर 5 मरले की जमीन के ऊपर वो अपना घर बनाना चाहता है, तो दूसरी कैटेगरी ये है। और तीसरी कैटेगरी ये है कि वो अपनी जमीन ले ले या जमीन भी खरीदना चाहता है और 10 मरले तक का घर बनाता है। तो अब देखिए, जो पहली 2 कैटेगरीज हैं, यानी 5 मरले के घर तक के लिए अगर वो बनाना चाहता है तो उस पर जो उसकी कीमत है, घर की कीमत, देखिए ये इसकी कंडीशंस में है कि घर की कीमत 35 लाख तक होनी चाहिए, उसका सिर्फ 10% जो है वो उसको खुद देना है। यानी आप अगर ये समझ लें कि 35 लाख का घर है तो 10% का मतलब ये होता है कि तकरीबन 3.5 लाख रुपए उसको अपनी इक्विटी के तौर पे देना पड़ रहा होगा, जबकि 90% जो है बाकी वो बैंक कर्जे के तौर पे दे रहा होगा। जो आपने जिस तरह बिल्कुल सही कहा कि आम हालात के अंदर जब आप लोन लेने जाते हैं तो वो बैंक कहता है कि जी 30% अपनी तरफ से डालें, हम सिर्फ 70% या 60% देंगे। लेकिन इस वाली स्कीम के अंदर हमने ये सहूलत पैदा की हुई है कि आप बैंक जो है 90% तक दे सकते हैं, जो खुद जो घर लेना चाह रहा है, जो लोन लेना चाह रहा है, उसको सिर्फ 10% देना पड़ेगा। जो कि बड़े वाले स्कीम है, यानी जो 10 मरले तक वाली है, उसमें ये 15% देना पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। मैं देखिए, इसमें जो ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि किस्त कितनी बन रही होगी। अगर 10 लाख का आप कर्जा लेना चाहते हैं तो उसके लिए महीने की जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो तकरीबन 6,600 रुपए बनती है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, ये तो बहुत कम है। अच्छा, ये पहले 5 साल है, फिर क्योंकि पहले 5 साल मार्कअप सबसे कम होता है, अगले 5 साल में ये 6,600 से बढ़कर 7,500 बन जाती है, तकरीबन 900 रुपए का फर्क पड़ जाता है इसके अंदर। लेकिन देखिए, अगले 5 साल के अंदर जाके लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी, तो उसके अंदर ये चीज फैक्टर इन हो जाती है। अगर लोन फर्ज कर लें कि मैं एक एवरेज लोन साइज की बात करता हूँ 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए के लोन पर जो इंस्टॉलमेंट बनती है मंथली वो 13,199 यानी 13,200 रुपए बनती है। अब 13,200 रुपए की इंस्टॉलमेंट के लिए बैंक को क्या चाहिए कि आपकी इनकम, यानी तनख्वाह की सूरत में या अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी इनकम इसकी डबल होनी चाहिए। यानी अगर आपकी इनकम 26,400 रुपए है तो आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसकी इंस्टॉलमेंट तकरीबन 13,200 रुपए बनती है। अगर आप इससे भी ज्यादा बड़ी अमाउंट कर दें, मतलब 30 लाख रुपए का, मैं एक एवरेज लोन की बात कर रहा हूँ, 30 लाख रुपए का अगर आप लोन लेना चाहते हैं, यानी 35 लाख का आप घर बनाना चाहते हैं, उसके अंदर आपने कुछ इक्विटी डाली, आपकी अपनी जमीन मौजूद है या जमीन मौजूद नहीं भी है, आप जमीन भी खरीदना चाहते हैं तो जमीन भी इससे खरीद सकते हैं। आपको 30 लाख रुपए के लोन पर जो किस्त बनेगी महीने की वो 19,700 रुपए है, यानी 20,000 रुपए तकरीबन बनती है। तो 20,000 की किस्त का मतलब ये कि आपकी जो इनकम है वो 40,000 के करीब होनी चाहिए। एक चीज और समझाइएगा, इधर आपकी बातों से बड़ी अच्छी क्लैरिटी आ रही है माशाल्लाह। एक तो ये कि इनकी अक़सात की अदायगी की मुद्दत कितनी होगी, एक। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो अगर घर लेना जो चाह रहे हैं, इसकी फाइनेंसिंग पूरे का पूरे घर बमा जमीन होगी या सिर्फ ये घर की कंस्ट्रक्शन के लिए होगा? मतलब अगर जमीन खरीदना चाह रहा है वो, उसकी मालियत है और वो 35, आपने कहा 35 इसकी हद है, 5 मरले की हद है 35 लाख, उससे अगर तजावुज कर रही है अगर वो उसकी रकम, तो उस बढ़ती हुई रकम, ये बढ़ी हुई रकम का क्या होगा? पहला सवाल तो ये कि जो मैं आपकी ये किस्त बता रहा हूं, ये मैं उस 20 साल के लोन की बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर देखिए जो फैसिलिटी दी गई है वो ये कि आप लोन 20 साल तक का ले सकते हैं। आम तौर पर अभी तक पाकिस्तान में तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लोग 20-20 साल के भी बैंक लोन दे रहे थे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडी स्कीम के अंदर एक तो इसका लोन का टेनर बहुत बढ़ा दिया गया है, 20 साल तक का लोन दिया जा सकता है, और 20 साल तक के लोन के अंदर जो ये मैंने अभी आपको इंस्टॉलमेंट बताई थी, ये 20 साल तक के लिए लोन के लिए इंस्टॉलमेंट थी। दूसरा सवाल जो आपने कहा था वो ये कि जमीन भी खरीदी जा सकती है नहीं। देखिए, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप अपनी जमीन लें, फिर अगर आप अपनी जमीन ले आएंगे तो और उस जमीन की कीमत अगर आपके इस टोटल घर की कीमत के 10 या 15% से ज्यादा बनता है तो फिर तो आपको इक्विटी देने की भी जरूरत नहीं है,
फिर आपको 1 रुपया भी नहीं देना इसके अंदर, क्योंकि वही जमीन जो है वो आपकी इक्विटी के तौर पर ट्रीट हो जाएगी और पूरा का पूरा लोन आपको बैंक दे देगा। अच्छा। और अगर आपके पास, हाँ जी, ये इसके अंदर खूबी है, और अगर आपके पास जमीन मौजूद नहीं है तो फिर आप लोन, जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ टीयर्स के अंदर 35 लाख का अगर एक घर आप लेना चाहते हैं 5 मरले का, उसमें 30 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। तो उस 30 लाख के लोन के अंदर अगर आप चाहें तो जमीन भी ले लें, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर लें, लेकिन एक बात याद रखें कि ये नहीं हो सकता कि इस लोन से आप सिर्फ जमीन खरीद लें, क्योंकि देखें ये स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए नहीं है कि आपने प्लॉट लेके खरीद के रख लिए और उसके बाद आप इंतजार कर रहे हैं कि उसकी कीमत बन जाए, बढ़ जाएगी, उसके तो क्या कोई टीम जाके इंस्पेक्शन करेगी, देखेगी जाके कि इन साहब ने जो पैसे लिए थे घर के लिए, उस पे घर इन्होंने जमीन पे बनाया कि नहीं? जी बिल्कुल। ये देखें, ये बैंक की जिम्मेदारी डाली गई है इस स्कीम के अंदर कि उसको ये इंश्योर करना है कि ये जिस मकसद के लिए लोन लिया जा रहा है वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, नंबर 2 में आपको एक बात बताऊं कि इवन अगर आप घर भी बना लेते हैं और आप घर बना के अगर चाहते हैं कि 2 साल में ये घर बेच दें और फिर दोबारा ये कोई स्कीम कर ले लें, फायदा उठा लें, तो आप नहीं कर सकते। इस स्कीम के अंदर ये शर्त रखी गई है कि देखें, पहली, अब मैं बड़ी आपको अहम बात बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले आपके पास कोई घर ना हो, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने जिंदगी में पहली मरतबा अपना घर बनाया होता है। नंबर 2, ये शर्त इसके अंदर ये रखी गई है कि 5 साल तक तो आप इससे जो घर बनाते हैं वो आप बेच भी नहीं सकते, इसलिए कि वरना इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी पे कर रही है। अगर 5 साल के बाद आपको बेचना भी है तो फिर आपको ये पूरा का पूरा जो कर्जा बाकी बचा होगा ये आपको वापस करना होगा, और फिर आपके पास मजीद आप दोबारा इस स्कीम के अंदर फायदा नहीं उठा सकते। तो इसका हमने इसलिए ये रखा है ताकि इसको मिसयूज ना किया जा सके। अच्छा, मैं एक इससे पहले कि आप आगे जाए, मैं एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ जो आम लोगों को इंटरेस्ट होगा और पता नहीं है आपके नाज़रीन को। देखें, एक तबका तो हो गया तनख्वाहदार, एक तबका हो गया कारोबारी, अब एक तबका और है जिसके पास कोई फॉर्मल इनकम का प्रूफ मौजूद नहीं है। मसलन मैं आपको बताता हूं कि एक सब्जी वाली दुकान है जो कि अभी जो है वो सब्जी की उसकी दुकान है या ठेला है जिसकी इनकम को प्रूफ करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। आज तक पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा ऐसा किया जा रहा है, इससे पहले नहीं किया गया था कि इसको कहते हैं कि इनफॉर्मल इनकम, जिसको आप एसेस नहीं कर सकते कि कितनी इनकम है। उसके अंदर एक मॉडल डेवलप किया गया है जिसमें क्या किया जा रहा है कि ऐसे लोग जब अप्लाई करने आएंगे तो बैंक क्या करेगा कि उनके नंबर लेकर, CNIC नंबर लेकर ये देखा जाएगा, PTS से, टेलको से इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि ये बंदे अपना कितना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अगर किसी जगह पे रह रहे हैं किराए के घर के ऊपर, तो वहां बिजली का बिल कितना अदा कर रहे हैं। देखिए, ये क्या चीजें, ये वो चीज है कि जहां आपको नॉर्मल इनकम अगर आप एसेस नहीं कर सकते, बैंक अंदाजा नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, ये देखता है कि आप कितने अखराजात कर रहे हैं। अगर उसका बच्चा कहीं स्कूल के अंदर पढ़ रहा है तो उस बच्चे की अगर स्कूल की कोई रिसीट है, वो रिसीट, बिजली का बिल और ये जो बिजली जो टेलकोज यानी जो मोबाइल के अंदर वो पेमेंट कर रहा है, कितने का उसने टॉप अप किया, ये इंफॉर्मेशन लेकर इसकी बेस पर एक मॉडल बन रहा है जिससे वो कैलकुलेट करेगा बैंक के, देखें अगर ये इतने अखराजात कर रहे हैं तो उसका मतलब है इनकी इतनी इनकम हो सकती है, और अगर इतनी इनकम हो सकती है तो ये इतने की इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। अगर कोई शख्स जाए कर्जा लेने के लिए और उसको बैंक अगर प्रॉपरली एंटरटेन नहीं करता तो वो क्या करे। हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी टीमें जो हैं वो क्या कर रही है, मिस्ट्री शॉपिंग कर रही हैं। अब बड़े हैरान हो गए आप कि मिस्ट्री शॉपिंग क्या है। मेरे लोग जो हैं वो एक माली का भेज बदलकर, एक चौकीदार का भेज बदलकर बैंकों के पास जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि स्कीम के तहत हम कर्जा लेना चाहते हैं। जी, कर्जा लेना चाहते हैं। फिर वो क्वेश्चन करते हैं जो कि एक बाकायदा सर्वे के तहत उनको बनाया गया है। अगर बैंक इस सिलसिले के, इसको मिस्ट्री शॉपिंग कहते हैं, और ये हम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं ताकि इसका 2 मकसद है, एक तो हमें पता हो कि किस बैंक किस ब्रांच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और दूसरा ये कि अगर हमें जब ये हम बैंकों को बताते हैं, बाकायदा हम बैंकों को बता रहे हैं कि आपकी इस ब्रांच के अंदर देखें लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उन्होंने बैनर्स नहीं लगाए हुए, उन्होंने बोर्ड नहीं लगाए हुए, तो फिर हम उन ब्रांचेस को बता रहे हैं ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा मैं आपको एक नंबर जरूर दे देता हूं, 021-111 727-273। ये स्टेट बैंक का नंबर है। अगर उसके बावजूद भी किसी शख्स को इसमें कोई मुश्किल पेश आए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें बता सकते हैं, या पाकिस्तान के स्टेट बैंक के 15 ऑफिस मौजूद है, आप किसी भी जगह जाएं और वहां
जाके अपनी शिकायत रजिस्टर करनी। सैयद समर हुसैन शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जो करक में वाकया पेश आया बंदर को जलाए जाने का, क्या हम वाकई ही नाकाम हो गए अपनी अक़लियतों की हिफाजत करने में, पूछेंगे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से इस वक्फे के बाद। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत अक़लियती बिरादरी के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में मंदिर में तोड़फोड़ और आग लगाए जाने के वाक़े के बाद ये जज्बा और भी ज़्यादा नुमाया होकर सामने आया। इस अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ मुल्क के हर तबके ने आवाज़ बुलंद की, हर सतह पर मजम्मत की गई और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी करक में मंदिर को आग लगाने और मसमार के वाक़े का खुद नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने IG और सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब की है, जबकि इस नोटिस की समाअत 5 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। आज सुबह मुझे चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया था। मेरी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हो चुकी है। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी रिपोर्ट मंगा ली है 1 मैन कमीशन से। मेरा आज भी हमारी कम्युनिटी का भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत है और उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन कल से लिया है। दूसरी जानिब करक में शरंगेजी करने वाले अफराद के खिलाफ कानून भी हरकत में आ चुका है। मंदिर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के इल्जामात में 31 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे में JUI के ज़िलाई अमीर समेत 350 अफराद को नामजद किया गया है। मुकदमे में तौहीन मजहब, नक्स अमन और इश्तियाल अंगेजी की दफात शामिल की गई हैं। लूट मार, बिला इश्तियाल फायरिंग और खौफ व हिरास फैलाने की दफात भी लगाई गई। करक अफसोसनाक वाक़े पर सिर्फ हिंदू बरादरी ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में तशवीश है। नाजरीन, करक मंदिर के हवाले से हिंदू बरादरी का मौक़िफ़ है कि 100 साल पहले टेरी के मकाम पर हिंदू बुजुर्ग श्री परमहंस जी महाराज यहाँ फौत हुए थे। इसके बाद उनकी समाधि बना दी गई थी। अब हम ज़मीन खरीदने के बाद मंदिर की तोसी करना चाह रहे थे कि मंदिर पर धावा बोल दिया गया। दूसरी जानिब JUI के ज़िलाई अमीर का कहना है कि ये किसी मुसलमान की कब्र है जिसको हिंदू अपना नाम देकर प्रचार करना चाह रहे हैं, जबकि महकमा औकाफ हिंदुओं के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देता है, जिसके मुताबिक ये मंदिर ही था। जिस सिर्फ महकमा औकाफ ही नहीं बल्कि तकरीबन 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हिंदू बरादरी के हक में ही था, जब मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए समाधि की ज़मीन हिंदू कम्युनिटी के हवाले करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हुक्म दिया था कि समाधि में किसी किस्म की तोड़ फोड़ की ओर रोक दिया जाए और इसकी तारीख़ी हैसियत बहाल की जाए। इस पर मजीद बात करने के लिए हम मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर और मावन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा साहब, क्या ये पॉसिबल नहीं था कि हम इस वाक़े को पहले रोकते? इतना बड़ा मॉब इकट्ठा होने से पहले इसको रोक लिया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि इस मामले पर भी तहकीक हो रही है कि यहाँ पर अगर कोई कोताही है तो किसकी कोताही है, लेकिन जो मेरी मालूमात हैं जो मकामी सतह पर वहाँ से हासिल हुई वो ये था कि ये जो इज्तिमा था ये कोई इस हवाले से नहीं था और इसमें अचानक इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई और जिन लोगों ने ये बातचीत शुरू की उन्होंने उससे पहले इंतज़ामिया को मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो कानून के ख़िलाफ़ हो या जिससे वायलेंस पैदा हो या जिससे जो है कोई इस किस्म का जो वाक़या हुआ है वो रूनुमा हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तहकीक की हो रही है और कोई चीज़ हम नहीं छुपाएंगे। जैसे कल भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इसके ऊपर जो चीज़ भी थी वो हम कौम के सामने लाए, मीडिया को भी बताया, उस पर फौरी वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया, एक्शन भी हुआ और अब तक जो है वो जो मेन मुजरिम हैं जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके साथ कोई तकरीबन 31 दिगर और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और अभी IG खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो मौके पर वहाँ गए थे और उन्होंने सारी तफसीलात ली हैं। तो इंशाअल्लाह अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जिसने भी कोताही की है वो उसके लिए माफ़ी नहीं है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो पाकिस्तानी हैं और उनका हक भी उसी तरह है इस रियासत के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर जिस तरह हमारा हक है और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की भी जिम्मेदारी है।
कि इस तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी हम किस तरह करवाएं। देखिए, इस तरह के वाक़यात के बाद दो चीज़ें होती हैं सर। एक तो इंटरनेशनल मीडिया इसको प्ले करता है और बहुत ज़्यादा प्ले करता है, भारत इसको उठाएगा, आपको पता है जिस तरह भारत ट्रीट करेगा इस खबर को, फिर ये एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती है हमारी अक़लियतें यहाँ पर। तो उनको आप एक बड़े अहम इस वक्त मुल्क की ओहदे पर फायज़ हैं, तो सर क्या ऐसा किया जाए कि जिससे हमारी अक़लियतों को इस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि नहीं, ऐसे वाक़यात आइसोलेशन में होते हैं, इनका मजमूई सोच से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, मैं गुजारिश करूं, जब से मैंने ये 2-2.5 माह से मनसब संभाला है, मेरा दफ्तर 24 आवर इस पर काम कर रहा है और कहीं से भी हमें शिकायत मिलती है, हम फौरन उस पर जो है देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 2-2.5 माह। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।